हेलो एवरीवन, I'm साकेत बाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने 10 सवालों की लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फंसते हैं। तो ऐसे इन 10 सवालों को हम लोग सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ किस तरीके से वेक्टर को सवाल सॉल्व करते हैं वो उसमें अपने को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए ना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आज का। Find the angle which a vector I cap plus j cap plus root 2 k cap makes with x, y and z axis respectively। ठीक है, तो अपने को वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो वेक्टर है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। और अपने को इसका एंगल निकालना है किसके साथ, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी। चलिए तो एक काम करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर शो किया। ऑब्वियसली उसका नाम क्या होगा, आई कैप। तो मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। लेट अस से थीटा वो एंगल है जो मुझे निकालना है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, कभी भी अगर एंगल निकालने की बात हो तो बेटर क्या रहता है यूज करना, डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट से हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको याद होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े तो लेट अस से कि ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू कैप, है ना। और इसी तरीके से बी वेक्टर में किसे बोल दे रहा हूँ, बी वेक्टर में बोल दे रहा हूँ आई कैप को, क्योंकि आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, आई कैप होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो मुझे एंगल निकालना था आई कैप जे कैप प्लस रूट टू के कैप का एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चुन लिया। मैं चाहे तो कोई और भी वेक्टर चुन सकता था, जैसे टू आई कैप भी चुन सकता था, फोर आई कैप भी चुन सकता था, कुछ भी चुन सकता था, पर मैंने चुना आई कैप, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी वेक्टर चुन सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो अब अगर मैं यहां से cos थीटा निकालना चाहूं तो cos थीटा कितना आ जाएगा, a डॉट b कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ, है ना। और इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे a b के साथ। तो a क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी वेक्टर को मैं वन आई कैप भी बोल सकता हूँ, और ऑब्वियसली बी वेक्टर क्या था, यूनिट वेक्टर था, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वन। तो यहाँ से देखिए अपने पास cos थीटा कितना आ जाएगा, आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा वन। उसी तरीके से जे कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जे कैप और आई कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री है। उसी तरीके से रूट टू के कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि के कैप और आई कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 जीरो होता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, अंडर द रूट ऑफ टू प्लस वन दैट इज अंडर रूट फोर। तो ये कितना आ गया, वन बाय टू। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, है ना। cos थीटा अगर हाफ होता है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया बस। इसी तरीके से चलिए, अब जो सवाल था उसका जो दूसरा पार्ट था, है ना, दूसरे पार्ट में क्या बोला था कि वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बताना है, और फिर थर्ड पार्ट हो जाएगा जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बताना है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं, सेम यही काम अपने को करना होगा फिर से। ये मैंने शो कर दिया वही वाला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, और मैं मान लेता हूं फिर से वाई एक्सिस के लॉन्ग। चलिए इस बार मैं एक काम करता हूं, आपको ये लेके दिखाता हूँ कि जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर ही आप ले। मान लीजिए मैं टू जे कैप ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये तो मुझे पता ही है। चाहता तो मैं जे कैप भी ले सकता था, लेकिन मैं टू जे कैप लेकर के आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई सा भी वेक्टर ले सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि ये एंगल बताना है ना, लेटर से कि इस एंगल का नाम मैंने बीटा बोल दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन डॉट प्रोडक्ट, इससे मैं बोल दूंगा कि ये ए वेक्टर है और इससे मैं बोल दूंगा कि ये बी वेक्टर है। तो cos थीटा बराबर cos ऑफ बीटा, है ना, इस बार मैंने बीटा नाम दिया है। तो cos ऑफ बीटा कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा a डॉट b अपॉन a इंटू बी। तो यहां से कॉस ऑफ बीटा वो कितना आ गया, आप देख सकते हैं 2j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। और इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और साथ ही साथ 2 है ना, ये तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, जे कैप का सिर्फ हमें समझ में आ रहा है कि जे कैप के साथ डॉट लेना चाहिए क्योंकि बाकियों के साथ तो जीरो आ जाएगा। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो बन गया 2 और डिनोमिनेटर बन गया, ये बन गया 4 है ना, तो ये भी आ गया हाफ। तो इसका मतलब इस बार बीटा भी कितना आ जा रहा है, बीटा भी आ जा रहा है 60 डिग्री। अब फाइनली आते हैं जे कैप वाला, तो निकाल लिया हम लोगों ने। जेड एक्सिस के साथ देखते हैं कि इस बार कितना एंगल आ रहा है। फिर से हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप है ना। अब मान लेते हैं कि जो जेड एक्सिस वाला वेक्टर है वो डायग्राम में आप रैंडमली कहीं पर भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे शो कर दिया कि ये जो है मेरा जेड एक्सिस है ना। तो इस डायरेक्शन में चलिए मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं। अब मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि कोई सा भी वेक्टर ले लेते हैं, लेटर से कि के कैप ले लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो अब मुझे ये गामा बताना है ना, जेड एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, कॉस ऑफ गामा बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, आप समझ पा रहे हैं कि अब हम लोग डायरेक्टली इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रूट 2 के कैप इंटू के कैप दैट इज रूट 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है कि 2 आता है, तो ये आ गया 1 बाय रूट 2। इसका क्या मतलब हो गया कि गामा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। इतना आसान था। तो इसी के साथ हमारा पहला सवाल खत्म हो गया जिसमें हम लोगों ने तीनों वेक्टर निकाल लिए। x के साथ 60 डिग्री आ रहा है, y के साथ 60 डिग्री आ रहा है और z के साथ 45 डिग्री आ रहा है। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप देन प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर विल बी, है ना। तो ये अपने को निकालना है। चलिए बच्चों, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन लेते थे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और ये मैंने मान लिया रैंडमली बी वेक्टर जो कि कितना है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लेते हैं कि इनके बीच में एंगल थीटा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है। मतलब ए वेक्टर की परछाई है ऑन बी वेक्टर। तो एक चीज अपने को समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर लेट अस से कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तो ए कॉस थीटा जो है ना, ए कॉस थीटा जो है वो क्या बन जा रहा है, वो ये रेड वाली लाइन का लेंथ बन जा रहा है। मतलब ए कॉस थीटा इज द रेड वाली लाइन का लेंथ, मतलब कि परछाई ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। तो अपने को बेसिकली ए कॉस थीटा निकालना है। तो ए कॉस थीटा कैसे निकाले, अगेन डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कितना होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से ए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी, है ना। तो चलिए ए कॉस थीटा है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है पहले वो निकाल लेते हैं। ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए वेक्टर कितना था, ए वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। इसका डॉट लेंगे किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं ये कितना आ जा रहा है। अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, है ना, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 रूट 26। तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ गया
कि a cos थीटा कितना है 3 upon root 26, that is the projection of a vector on b vector is 3 upon root 26 in magnitude. चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। तो देखिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। मैंने रैंडमली यहाँ पर एक वेक्टर बना लिया 3i कैप प्लस 2j कैप, और मैं एक और वेक्टर इधर शो कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा दिखा दिया i कैप प्लस j कैप। तो बेसिकली मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मुझे कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप देखना है अलोंग दिस वेक्टर। मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये जो लेंथ है पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझसे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो ये उस वेक्टर का, है ना, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन की बात में थोड़ी, डायरेक्शन की बात जो है वो अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगा। डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो सबसे पहले मुझे नाम दे देना चाहिए, जैसे कि इसका नाम ए वेक्टर है और इसका नाम बी वेक्टर है। तो बेसिकली मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, और ये वाली लेंथ मुझे समझ में आ रहा है कि कितना हो जाएगा, a cos थीटा। जहां पर a क्या है, a है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, और b क्या है, b हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, है ना। तो मुझे a cos थीटा चाहिए। कैसे निकाले a cos थीटा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है ab cos थीटा। तो यहां से a cos थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। अब a वेक्टर लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका डॉट कर देते हैं किसके साथ, i कैप प्लस j कैप के साथ। और नीचे क्या ले लें, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड इतना ही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है a cos थीटा। a cos थीटा आ रहा है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2, मतलब 5 बाय रूट 2। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया है ना, ये आ गया अपने को मैग्नीट्यूड। अपने इसको निकालना था एक, अपने को क्या निकालना था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। मतलब बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपने को एक वेक्टर चाहिए था ये वाला, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो देखिए ये किस डायरेक्शन में है, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आई कैप प्लस जे कैप है। तो आपको एक चीज याद होगी कि अगर मान लीजिए अपने को कोई भी वेक्टर दिया हो, मान लीजिए कि अपने को ये वेक्टर दिया हुआ है ना, ये वेक्टर अपने को दिया हुआ है। अब इस डायरेक्शन में इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, पी वेक्टर दे देता हूँ। अब इस डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, p वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड विच इज p से, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, आप देखिए, मुझे चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, अभी अभी मैंने निकाला 5 बाय रूट 2 था, हाँ 5 बाय रूट 2 है। और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आई कैप प्लस जे कैप है। तो क्यों ना मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर बना ही है डायरेक्शन को बताने के लिए, है ना। तो अब आप सोचिए कि इस आई कैप प्लस जे कैप, ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड विच इज रूट 2। तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 क्या बन गया, वो बन गया आई कैप प्लस जे कैप वाले वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करेंगे, फॉर द डायरेक्शन, है ना। बेसिकली आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 क्या बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन बता रहा है ना। तो जैसा कि आपको याद होगा, कोई भी वेक्टर जैसे पी वेक्टर होता था, वो किन किन चीजों से बना होता था, एक तो मैग्नीट्यूड से बना होता था और एक डायरेक्शन से बना होता था। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता था वेक्टर। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो p है, और p वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो p कैप है। तो उसी तरीके से अब मुझे क्या चाहिए, ये जो कंपोनेंट था, है ना, कंपोनेंट ऑफ इसका a वेक्टर का अलोंग b वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि वो 5 बाय रूट 2 है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, डिजायर्ड वेक्टर, है ना।
तो उसका नाम कुछ दे देते हैं, लेट अस से क्यू वेक्टर दे देते हैं ना। क्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड उसका कितना है 5/√2 और उसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, है ना। तो ये वाला जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए किससे, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल करके क्या बन गया, क्यू वेक्टर, दैट इज द कंपोनेंट वेक्टर अलोंग द क्यू अलोंग द बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट आ गया अलोंग बी वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 5/√2 है और डायरेक्शन के लिए ये रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2, यही हमारा आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी डैश, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है इसमें मैंने देखा था कि जो ऑप्शंस थे ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले थे। पिछले सवाल में क्या था, जब मैंने वो सवाल देखा तो उसमें ऑप्शंस वेक्टर वाले थे। तो मुझे समझ में ये आ गया कि इस बार सवाल की लैंग्वेज वैसी ही है, पर मुझे सिर्फ क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर कंपोनेंट बोल रहा है तो वो मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है और वो वेक्टर भी पूछ सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं अगेन क्या करता हूँ, एक रैंडमली इस तरीके से एक वेक्टर ए वेक्टर बना देता हूँ और इसको बोल देता हूँ बी वेक्टर, है ना। ये हो गया मेरा, लेटर से इसको ए वेक्टर बोल दिया मैंने और ये हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना। तो ये वाले एक्सिस को मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, और ऑब्वियस है कि ये वाली जो एक्सिस होगी ये होगी वाई एक्सिस। तो अब जरा देखिए, ए वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ ए आई कैप, क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने मान लिया ए, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने मान लिया बी। एक्चुअली जो मैंने ऑप्शंस देखा था सवाल में उसमें भी ए और बी के टर्म्स में ही जवाब देना है ना। तो ए वेक्टर बराबर ए आई कैप हो गया। अब जरा बी वेक्टर बताइए कितना होगा, बी वेक्टर होना चाहिए बी कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस बी साइन 60 डिग्री जे कैप, है ना। मैंने बी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, cos, और इधर वाला ये वाला एंगल कितना हो जाएगा cos 30, तो b cos 30 लिख दीजिए या b sin 60 लिख दीजिए, बात एक ही है ना। तो यहां से मेरे पास a वेक्टर भी आ गया और b वेक्टर भी आ गया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे को अब दो नए वेक्टर से डील करना है। चलिए मैं उसका नाम दे देता हूँ, मैं एक का नाम दे दे रहा हूँ p वेक्टर, जो कि है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा ए आई कैप माइनस बी cos 60 डिग्री आई कैप माइनस बी साइन 60 डिग्री जे कैप। तो यहां से p वेक्टर कितना आ गया, p वेक्टर आ गया a माइनस b/2 आई कैप माइनस √3/2 बी जे कैप। तो ये मेरा p वेक्टर आ गया। इसी तरीके से मैं q वेक्टर को क्या बोल सकता हूँ, वो मुझे बोलना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा a आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा b/2 आई कैप प्लस √3b/2 जे कैप, है ना। तो यहां से q वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया a प्लस b/2 आई कैप प्लस √3b/2 जे कैप, है ना। तो मेरे को दो वेक्टर्स तो मिल गए ना, एक तो p वेक्टर मिल गया और एक मिल गया मेरे को q वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, आइए सवाल को पढ़ते हैं फिर से। अपने को निकालना है कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर। तो ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। मुझे पता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, एक का नाम बोल देते हैं p, एक का नाम बोल देते हैं q, है ना। मान लीजिए ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो मुझे क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर निकालना है ना। देख लीजिए यही लिखा था, है ना, कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर। तो p वेक्टर का कंपोनेंट q वेक्टर के अलॉन्ग कैसे निकालें, मान लेते हैं कि ये अल्फा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी p cos अल्फा, वेयर p is द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। और इसी तरीके से मैं q को क्या बोलूंगा, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली मुझे p cos अल्फा चाहिए। p cos अल्फा कैसे निकालें, तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर बराबर कितना होता है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ अल्फा।
तो यहां से देखिए p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन अगर मैं q cos अल्फा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी cos अल्फा को इधर ही रहने देते हैं, p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन में अगर मैं q कर दूं तो ये कितना आ जाएगा p cos अल्फा, और p cos अल्फा ही तो मुझे चाहिए था। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, p डॉट q अपॉन q करना है। तो p वेक्टर एक बार देख लेते हैं कि कितना था। p वेक्टर हम लोगों ने निकाला था और वो आया था a माइनस बी बाई टू आई कैप, a माइनस बी बाई टू आई कैप माइनस √3 b/2 j कैप, और q वेक्टर आ गया था मेरे पास a वेक्टर प्लस b/2 आई कैप प्लस √3/2 इंटू बी जे कैप, है ना। तो ये मेरे पास p और q है। अब मुझे p डॉट q करना है, तो चलिए p डॉट q करते हैं। यहाँ पर p डॉट q ये कितना बन जाएगा, इन दोनों को आई कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे और जे कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन q लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस बी बाई टू आई कैप माइनस √3 b/2 जे कैप। ये तो p वेक्टर है, इसका डॉट लेना है ना, डॉट लेना है किसके साथ, a वेक्टर प्लस b/2, सॉरी ये आई कैप होगा, है ना, आई कैप, और पहले लिख देते हैं आई कैप प्लस √3 b/2 जे कैप, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है q के मैग्नीट्यूड से। चलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन q ये कितना आ जाएगा, a माइनस b/2 इंटू ए प्लस b/2 मतलब a² माइनस b² अपॉन 4, और ये दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ √3/2b का होल स्क्वायर मतलब 3b² 4, है ना। न्यूमरेटर तो इतना आ गया। अब डिनोमिनेटर कैसे निकालें, तो भाई डिनोमिनेटर के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए q का। तो q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस √3 b/2 का होल स्क्वायर, है ना। यही तो अपने को करना होगा। तो अब जो है जरा देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p cos अल्फा, है ना, मतलब जो डिजायर्ड मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये बन जा रहा है, कितना बन जाएगा, ये ऊपर एलसीएम 4 का ले लेते हैं ना, तो 4a² माइनस b² माइनस 3b² अपॉन 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b² बाय 4 प्लस a इंटू बी प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 3b² अपॉन 4। तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, 4 से एक 4 यहां भी कट जाएगा, तो बेसिकली p cos अल्फा कितना आ जाएगा, a² माइनस b² अपॉन यहाँ पर √4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखिए कि √4 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 बन के जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट से देखिए 4 एक बाहर आ जाएगा, है ना, √4 बाहर आएगा तो वो भी 2 बन के आएगा। तो ये 2 बाहर आ गया और क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस ab। तो बेसिकली अपना जो p cos अल्फा है ना, p cos अल्फा कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया a² माइनस b² अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस ab। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना, कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर। चलिए तो इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, add vectors a vector b vector and c vector each having magnitude of 100 unit and inclined to the x-axis at angles 45 degree 135 degree and 315 degree। तो चलिए सोचते हैं कि ऐसे वेक्टर्स आखिर दिखते कैसे होंगे। मान लीजिए कि पहला जो वेक्टर है वो क्या दिया हुआ है कि वो 45 डिग्री बना रहा है दी एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस जो है वो तो पहचानता हूँ, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और इसके साथ ये हमेशा हम लोग एंगल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, तो ये 45 डिग्री पर है। अब जरा सोचिए कि अगला जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा, है ना, इस ओरिजिनल वेक्टर से ये वाला जो वेक्टर है इससे 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि 90 प्लस 45 ही तो 135 होता है। तो ये मैंने बना दिया अगला वेक्टर 135 डिग्री पर।
आप सोचिए 315 डिग्री ये कहां पर होगा? तो भाई 315 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये तो पूरा का पूरा एंगल जो होता है, ये पूरा का पूरा, ये तो 360 होता है, उसमें से 45 घटा दें तो हो जाएगा। तो मतलब कि जो अगला वेक्टर अपने को दिखना है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो अब एंगल होगा, ये पूरा का पूरा, ये बेसिकली हो गया हमारा कितना, 315 डिग्री, है ना। तो अपने को किन किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, इस 100 वाले का, इस 100 वाले का और इस 100 वाले का। लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, और हमने देखा कि ये भी 45 है। तो इसका मतलब ये और ये वाला एंगल, मतलब ये जो पूरा मैंने अभी दिखाया, ये 180 डिग्री हो गया। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। तो अपने को समझ में क्या आ गया कि क्या करना चाहिए, अपने को उन दोनों को गायब कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपस में ही लड़ भिड़ के मर गए। तो बच क्या गया, सिर्फ ये एक वेक्टर। और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो कंपोनेंट में ब्रेक करके बोल दीजिए, है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 100 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री जे कैप, है ना, कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 100/√2 आई कैप प्लस 100/√2 जे कैप। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और बड़ा सिंपल सा सवाल है, पर इसे देखते हैं अच्छे से। सवाल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर शोन। और तीन वेक्टर्स हैं, ए ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और डी वेक्टर। ऐसे केस में ना, देखिए हमें क्या करना चाहिए, सारे के सारे वेक्टर्स को ना अलग से एक एक करके ट्रीट करिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर को आप अलग से ड्रॉ करिए, है ना। अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री। तो आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 2 है, तो ओ ए वेक्टर बराबर हम लोग लिख देंगे 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप। इसी तरीके से बीसी वेक्टर को आप अलग से ट्रीट करिए। ये रहा आपका बीसी वेक्टर, है ना, ये बी है और ये सी है। तो बीसी वेक्टर देखिए, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 60 डिग्री हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 1.5 दिया हुआ है, मतलब 3/2। सिंपली इसको हम लोग कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो कॉम्पोनेंट है ना इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब बीसी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 cos 60 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, प्लस क्या लिख दें, प्लस 3/2 साइन 60 डिग्री जे कैप, क्योंकि जे कैप वाला तो सही, वो तो ऊपर की तरफ ही है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया cos 60 हाफ होता है, तो ये बन गया 3/4 माइनस आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3√3/4 जे कैप। तो ये हमारा बीसी वेक्टर हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग डीई वेक्टर को देखें, तो डी वेक्टर तो बड़ा आसान है, वो तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ है। तो क्या लिख दें, 1 और डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप। चलिए, तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने पास ओ ए वेक्टर भी आ गया, अपने पास बीसी वेक्टर भी आ गया और अपने पास डीई वेक्टर भी आ गया, है ना। अब इन तीनों को अपने को सम करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मैं बोल देता हूं ओ ए वेक्टर प्लस डीई वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, है ना। तो ओ ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, मतलब √3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 1 जे कैप प्लस डीई वेक्टर कितना हो जाएगा 1 माइनस जे कैप प्लस बीसी वेक्टर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस आई कैप प्लस 3√3/4 जे कैप, है ना। तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब 1 जे कैप और -1 जे कैप तो कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा √3 माइनस 3/4 आई कैप प्लस 3√3/4 जे कैप। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा
अंडर द रूट 3 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/4 का भी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस 9/16 माइनस 2 3 6 6√3/4 प्लस इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 3 3 9 3 27/16 है ना। तो यहां से ये कितना आ जा रहा है ये देखते हैं। ये मैं कह सकता हूँ 48/16 है। अच्छा एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं। ये 16 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये 48 प्लस 9 माइनस 24√3 प्लस 27 है ना, कुछ ऐसा आ जा रहा है। अब मुझे पता है कि रूट ऑफ 16 होता है 4, तो बाहर मैं 1/4 लिख देता हूं। अंडर द रूट में क्या क्या आ गया? 48 प्लस 9 विच इज 57 है ना। 57 और 27, 57 और 27 हो जाएगा 84 है ना। हाँ 84 हो जाएगा। तो 84 माइनस 24√3। तो इसको अगर फर्दर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये r की वैल्यू जो है लगभग लगभग 1.6 आ जाएगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया है ना। तो किस तरीके से अगर आड़े तिरछे वेक्टर दिखाई दे रहे हो तो अपने को क्या करना चाहिए? उन्हें कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है कैरम बोर्ड 4 फीट बाय 4 फीट एंड स्क्वायर है, हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude and displacement of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole and from the center to the hole. मतलब सवाल में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्वीन के लिए डायग्राम दिखाया कि क्वीन का जो रास्ता होगा वो कैसा होगा। क्वीन बिल्कुल सेंटर पर थी। ये 4 फीट बाय 4 फीट का मैंने स्क्वायर एक बोर्ड कैरम बोर्ड दिखाया है। क्वीन को लगा यहाँ पर झटका, वो गई यहाँ पर और यहाँ से टकरा करके कहीं से यहाँ पर आ गई है ना, इस होल में आ गई। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना होगा, मतलब याद दिला रहा हूं मैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा आपने लाइट के केस में पढ़ा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये आई है और ये आर है ना। ये जो यहाँ पर हम लोग कैरम बोर्ड से एक नॉर्मल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बनाते हैं, और उसके साथ जो आने वाला जो रे होता है जैसे इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमारे को यहाँ पर भी करना है ना। ये एक अजम्पशन है जो सवाल में अपने को लेना है। अब देखिए जरा, पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? आप देख सकते हैं पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है अपने को नाम दे देते हैं ना, इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो बेसिकली अपने को पहले पार्ट में क्या निकालना है? OA निकालना है। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, है ना। फ्रंट एज से होल, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। और क्या निकालना है? फ्रॉम द सेंटर टू द होल, मतलब ओ बी निकालना है ना। तो बेसिकली पहले पार्ट में ओ ए निकालना है, दूसरे पार्ट में ए बी निकालना है, और तीसरे पार्ट में क्या निकालना है? तीसरे पार्ट में अपने को ओ बी निकालना है ना। तो ये तीनों चीजें अपने को निकालनी है। चलिए तो एक एक करके ट्राई करते हैं ना। सबसे पहले अपने को थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे, है ना। यहां से चलिए मैं एक परपेंडिकुलर इस तरीके से इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब एक काम करते हैं, ये वाली जो लाइन, ये जो नॉर्मल मैंने बनाई थी ना, इसको थोड़ा और नीचे तक एक्सटेंड कर दो। चलिए यहां तक कर देते हैं ऐसे, है ना। ये रहा। अब जरा देखिए यहाँ पर अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें ये वाली लेंथ, इसका नाम दे देते हैं ना, ए ओ ए बी तो हो गया। अब इसको सी दे देते हैं, इसको भी चलिए डी नाम दे देते हैं, और इसको ई नाम दे देते हैं। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें AC कितना है? AC जो है वो तो 4 फीट है। उसके अलावा अब अपने को क्या निकालना है? अपने को सबसे पहले तो OA निकालना है ना। तो उसको निकालने के लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए
इसका अगर पॉइंट का नाम मैं एफ दे दूं तो आप ट्राइंगल एडीई और ट्रायंगल बीएफई को देखिए, है ना, ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि AC इज पैरेलल टू DG, है ना, AC इज पैरेलल टू DG, तो यहाँ पर ये वाले एंगल को बराबर होना पड़ेगा। उसके अलावा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो बराबर होंगे ही होंगे, है ना। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो OF है वो बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड कर रहा है कैरम बोर्ड को, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि AD हैज टू बी इक्वल टू BF, तो AD और BF बराबर हो गए। इसका मतलब ये ट्राइंगल ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BFE ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये DE की दूरी को मैं x बोल रहा हूं तो EF की दूरी भी x हो जाएगी। अब आप देखिए ट्राइंगल OAE को, ट्राइंगल OAE को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये जो AD परपेंडिकुलर है। आइए देखते हैं कैसे। ये 90 डिग्री है, ये एंगल I और R बराबर है और ये इन दोनों के बीच का कॉमन साइड है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल OAD है और ट्राइंगल EAD है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब अगर DE x है तो OD को भी x होना पड़ेगा, है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया कि OF बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, x और x में, सच दैट कि 3x की वैल्यू 2 फीट के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 फीट, है ना। तो अपने को x मिल गया, AD अपने को मालूम ही है, AD कितना हो जाएगा, 2 फीट हो जाएगा क्योंकि ये आधा है, AC 4 फीट है तो AD 2 फीट है। तो OA कैसे निकाले भाई, OA जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल आपको OAD दिख रहा है, इसमें OA हम लोग कैसे निकाले, OA हाइपोटेनस बन गया जिसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और AD तो 2 है, 2 फीट है तो 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू भर देते हैं, x है 2/3 तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो चलिए अब आराम से इसको कैलकुलेट करते हैं। OA बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 4/9 प्लस 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 प्लस 4 40, मतलब अंडर रूट ऑफ 40/3। तो अब रूट 40 को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2√10/3 फीट। तो ये हमारे पहले पार्ट का जवाब हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब A से B की दूरी। अब अगेन हमारे को दिख रहा है कि BG जो है वो 4 है और AG जो है वो 2x है ना, AG 2x है, और ये ट्राइंगल ABG जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि AB हाइपोटेनस है और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। तो अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x कितना हो जाएगा, x तो 2/3 है तो 2 टाइम्स x का स्क्वायर, है ना। अच्छा, पूरे में करना होगा ना, ये 2 टाइम्स x का स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा अपना AB। तो AB कितना आ जाएगा, इसको देखें, 4 4 16 प्लस ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अगेन अपॉन 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो यहां से ये कितना आ जा रहा है, यहां से 16 को कॉमन ले लें तो 4 बाहर निकल करके आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 + 1/9, है ना, विच इज इक्वल टू 10/9। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/3√10, है ना। तो अपने सेकंड पार्ट का भी जवाब आ गया, 4√10/3 फीट। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा था, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, है ना। तो सेंटर से होल के बीच की दूरी, मतलब OB अपने से पूछा है ना। तो अगर मुझे OB निकालना है तो कौन से ट्राइंगल को देखिए भाई, अगर OB निकालना है तो मुझे ट्राइंगल OBF को देखना चाहिए। तो OB कितना आ जाएगा, ये 3x है और ये 2 है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं,
ये नहीं 4 नहीं, ये 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2 आएगी और ये 3x आएगा, तो 3x और 2, तो यहाँ लिख देते हैं OB बराबर आ जाएगा, इसको 2 कर दीजिए ना, तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई √8 मतलब 2√2 फीट। ये हमारे तीसरे पार्ट का भी जवाब आ गया। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मॉस्किटो नेट ओवर अ 7 फीट बाय 4 फीट बेड इज 3 फीट हाई। The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. और पहला पार्ट है find the magnitude and displacement of the mosquito और दूसरा पार्ट है taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as the y-axis and vertically up as the z-axis. Write the components of the displacement vector. चलिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने गिवन डेटा और गिवन कंडीशंस के हिसाब से मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस बना दिया है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस मैंने कौन सा लिया है लेंथ ऑफ द बेड मतलब कि ये जो 7 फीट वाला डायमेंशन है। फिर मैंने वाई एक्सिस कौन सा लिया ये जो ब्रेड्थ है ना विड्थ है दैट इज 4 फीट और वर्टिकली अप है ना तो ये 3 फीट हो गया। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मॉस्किटो है वो यहाँ होल से एंटर किया और यहाँ पर गया इधर। तो अगर इधर गया तो अब मुझे इस क्यूबॉइड का ये वाला जो डायगोनल है ना इसकी लेंथ पता करनी है। तो ये लेंथ कैसे पता करें तो मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूं कि एक तरीके से है ना एक तरीके से मैं देखूं तो अगर मैं इस ओ को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दूं है ना यहां से अगर ज्वाइन कर दूं इस तरीके से तो देखिए इसकी लेंथ तो मैं आराम से बता सकता हूं कि कितनी हो जाएगी है ना। ये वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी ये 7 है और ये 4 है तो ये वाला डायगोनल जो बेस का जो कि इस बेड का डायगोनल है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 16 है ना 7 और 4 यहाँ पर है ना तो अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 16 और उसके साथ ये वाला 90 डिग्री बना रहा है ये जो 3 फीट हाई वाला है तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये कितना हो जाएगा इसका और इसका रिजल्टेंट मतलब हाइपोटेनस एक तरीके से जिसमें ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ग्रीन वाला वेक्टर दैट इज हमारे पहले पार्ट का जो मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें सॉरी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना तो अपने को इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है तो वो कितना हो जाएगा ये 49 और 16 अंडर रूट 49 प्लस 16 ये कितना हो गया था अंडर द रूट ऑफ 965 और ये 65 तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 65 प्लस p का स्क्वायर विच इज 9 तो ये कितना आ गया ये आ गया अंडर रूट ऑफ 74। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ 72 और यूनिट हो जाएगी फीट। अब बी पार्ट में क्या बोला है टेकिंग द होल ये तो हम लोग ने ले लिया। अब अपने को क्या बताना है कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है। तो एक काम करते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचते हैं कि क्या होगा एक्स के अलोंग कितना गए 7 y के अलोंग कितना गए 4 और z के लॉन्ग कितना गए 3। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है ना। यही मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0 है तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा ना। तो अब जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 x के लॉन्ग 4 y के लॉन्ग और 3 z के लॉन्ग। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट का तो आ ही गया रूट 74 फीट और सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग कितना है 7 फीट y के लॉन्ग कितना है 4 फीट और z के लॉन्ग कितना है 3 फीट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 be a regular hexagon. Write the x components of the vectors represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that
cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 बराबर 0. Use the known cosine values to verify the result. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया कि सारे के सारे साइड लेंथ जो है वो बराबर है ना. और उसके अलावा हमसे बोला क्या गया है कि x कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स लिखने हैं ना. तो जैसे कि मान लेते हैं कि हर एक वेक्टर का हर एक साइड का मैग्नीट्यूड p है. तो मेरे को यहाँ पर 6 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं है ना. तो जो 6 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनको मैं एक एक करके डील करता हूँ. सबसे पहले मैं बात करता हूँ a1 a2 वेक्टर की. a1 a2 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, a1 से a2 ये वाला जो वेक्टर है. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड p है और x के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री. तो मैं बोल सकता हूँ p cos 0 डिग्री i कैप है ना. सिंपली मैं p i कैप भी लिख सकता था पर मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ p cos 0 i कैप है ना. डिग्री हटा दी हमने, रेडियन में कर दिया ऐसे. अब a2 a3 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a2 a3 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं p cos 60 डिग्री i कैप प्लस p sin 60 डिग्री j कैप है ना. इसको मैं अगर रेडियन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 60 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा, फिर 60 डिग्री को मैं लिख दूंगा पाई बाय 3 रेडियन. तो p cos पाई बाय 3 i कैप प्लस p sin पाई बाय 3 j कैप. इसी तरीके से a3 a2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 a2 वेक्टर जो है, अब आप सोचिए जरा कि मान लीजिए सेंटर यहां पर होगा है ना. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स बनेंगे. ओवरऑल एंगल 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई रेडियन. तो 2 पाई रेडियन को 6 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है. तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, हर एक एंगल हो जाएगा 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 है ना. तो ये पाई बाय 3 हो गया मतलब 60 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया. और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया. मतलब ये भी एंगल ये भी एंगल, ये सारे एंगल कितने हो गए 60 डिग्री हो गए ना. 60 डिग्री 60 डिग्री. तो अपने को एक रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं. तो a3 a2 वेक्टर के बारे में हम अपने को बात कर रही है. तो सॉरी, हाँ a3 a4 होगा ना ये, हाँ a3 a4 वेक्टर, ये वाला वेक्टर. तो a3 a4 वेक्टर के बारे में अगर अपने को बात करनी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो p है. अब एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं p cos पाई बाय 3 माइनस आई कैप प्लस p sin पाई बाय 3 j कैप है ना. इसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है. लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर ये वाला जो एंगल था वो कितना था, पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3. तो इसको अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूं 2 पाई बाय 3 के टर्म्स में, तो मैं a3 a4 वेक्टर को और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे p cos 2 पाई बाय 3 i कैप प्लस p sin पाई बाय 3 j कैप. ऐसा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं क्योंकि cos 2 पाई बाय 3 इज आल्सो इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3 है ना. तो बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ले लीजिए तो भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना. इंस्टेड ऑफ माइनस आई कैप वो ऑटोमेटिकली हमें नेगेटिव दे देगा. तो अब जरा a4 a5 वेक्टर को देखिए. a4 a5 वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं p टाइम्स माइनस आई कैप, या फिर अगेन मैं कैसे लिखूंगा इसे p cos पाई आई कैप है ना. क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई रेडियन बना रहा है. तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि p cos पाई कितना हो जाएगा माइनस p. तो p माइनस आई कैप इज आल्सो इक्वल टू माइनस p आई कैप. अब बात करते हैं a5 a6 वेक्टर की. a5 a6 वेक्टर की, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. मतलब ये तीनों ही एंगल पाई बाय 3 रेडियन है. तो अब a5 a6 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, अगर a5 a6 वेक्टर का x कंपोनेंट देखें तो हम लोग लिख सकते हैं p cos 60 डिग्री कितना लिख दे माइनस आई कैप, और इसी तरीके से p sin 60 डिग्री j कैप माइनस j कैप है ना, माइनस j कैप हो जाएगा.
लेकिन अगर मैं इस a5 a6 वेक्टर को देखूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब कि पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 3। तो यहां पर मैं इंस्टेड ऑफ p cos पाई बाय 3 माइनस आई कैप प्लस p साइन पाई बाय 3 माइनस जे कैप, इंस्टेड ऑफ दिस मैं और क्या लिख सकता हूं, p cos 4 पाई बाय 3 आई कैप प्लस p साइन पाई बाय 3 जे कैप। मैं y एक्सिस में कोई खास चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे y एक्सिस से उतना मतलब नहीं है। तो ये हो गया a5 a6 वेक्टर, है ना। आप चेक कर सकते हैं cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू जो है वो वापस से क्या हो जाएगी, माइनस cos पाई बाय 3 के बराबर, है ना। आपको ग्राफ तो याद होगा ही cos का, कुछ ऐसा होता है ना ग्राफ cos का। तो पाई बाय 3 पर जो वैल्यू आ रही है और पाई प्लस पाई बाय 3 पर जो वैल्यू आ रही है उसमें नेगेटिव का ही तो एक रिलेशन आता है ना। तो अब फाइनली अगर a6 a1 वेक्टर की बात करें तो ये जो a6 a1 वेक्टर है ना, इसका अगर मैं देखूं कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता है कि ये कितना होता है, पाई बाय 3 होता है ना। आपको याद होगा ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, p cos पाई बाय 3 आई कैप, है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं p cos पाई बाय 3 आई कैप, कौन सा वेक्टर है ये, a6 a1 वेक्टर है, p cos पाई बाय 3 आई कैप। और इसमें क्या ऐड करना होगा मुझे, y के अलॉन्ग देखते हैं कितना आ रहा है, ये है cos पाई बाय 3 x वाला हो गया तो sin पाई बाय 3 y वाला हो जाएगा, और डायरेक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पर लिख देते हैं p sin पाई बाय 3 माइनस जे कैप, है ना। लेकिन p cos पाई बाय 3 आई कैप को, है ना, ये जो p cos पाई बाय 3 आई कैप है इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है p cos, है ना। कितना बोल दूं मैं, इसको बोल सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आई कैप प्लस p साइन पाई बाय 3 माइनस जे कैप, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p cos 5 पाई बाय 3 आई कैप प्लस p साइन पाई बाय 3 माइनस जे कैप, है ना। ये हमारा आ गया a6 a1 वेक्टर। तो हमें पॉलीगन लॉ से पता है कि अगर ये सारे साइक्लिक ऑर्डर में है और क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं तो इस पूरे का रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर पूरे का रिजल्टेंट जीरो होगा तो जो x कंपोनेंट का समेशन है और जो y कंपोनेंट का समेशन है वो दोनों ही क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए। तो चलिए एक एक करके x और x के कंपोनेंट्स को बटोरते हैं। जैसे a1 a2 का x कंपोनेंट p cos 0, a2 a3 का x कंपोनेंट p cos पाई बाय 3, a3 a4 का x कंपोनेंट p cos 2 पाई बाय 3, a4 a5, है ना, a4 a5 का x कंपोनेंट p cos पाई, a5 a6 का x कंपोनेंट, ये कितना हम लोगों ने निकाला था, आपको ध्यान होगा a5 a6 का x कंपोनेंट हमने निकाला था p cos 4 पाई बाय 3, और आखिरी वाले के लिए हम लोगों ने निकाला था, नहीं हाँ, a6 a1 के लिए आखिरी वाले के लिए हम लोगों ने निकाला था p cos 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3 है, फिर कितना है, cos पाई को मैं 3 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, ये 2 पाई बाय 3 है, ऊपर 1 पाई बाय 3 और ऊपर सबसे 0 पाई बाय 3 है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल दी x कंपोनेंट्स, है ना, वो कितना आना चाहिए, जीरो। और वो इधर से देखिए तो कितना आ रहा है, p cos 0 प्लस p cos पाई बाय 3 प्लस p cos 2 पाई बाय 3 प्लस p cos 3 पाई बाय 3 प्लस p cos 4 पाई बाय 3 और प्लस p cos 5 पाई बाय 3। तो यहां से देखिए अगर ये पूरा का पूरा जीरो आना चाहिए तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया cos 0 प्लस cos पाई बाय 3 प्लस cos 2 पाई बाय 3 प्लस cos 3 पाई बाय 3 प्लस cos 4 पाई बाय 3 प्लस cos 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। चलिए तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं, 10th सवाल है हमारा, टू यूनिट वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर such that a वेक्टर minus 2b वेक्टर
and 2a vector plus b vector are perpendicular to each other, then find the angle between a vector and b vector। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है ना, या दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। तो a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए वेक्टर, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट लेंगे 2a वेक्टर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2। क्यों ऐसा? क्योंकि ए वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड 2a वेक्टर। अब भाई ए वेक्टर और 2a वेक्टर के बीच में तो एंगल 0 डिग्री ही आएगा ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने cos 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया 2। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर कितना बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया। इसी तरीके से a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, लेकिन a और b तो दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो ये सिंपली आ जाएगा cos थीटा। फिर माइनस 2b वेक्टर 2a वेक्टर है ना, इन दोनों का डॉट। तो पहले तो मैं माइनस 2 और 2 है ना, तो ये हो गया -4, इनको मैं अलग कर लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, b इंटू a इंटू कॉस थीटा, है ना। तो b का मैग्नीट्यूड 1 है, a का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा सिंपली। अब -2b वेक्टर डॉट b वेक्टर, -2 को मैंने अलग कर दिया, b वेक्टर डॉट b वेक्टर तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जा रहा है ये देखते हैं, ये हो जा रहा है 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया -3 cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल खत्म हो गए। आई होप कि आपको इन 10 सवाल को करके बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।